इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने 19वीं सदी की दिल्ली में रहते हुए ये शेर लिखा था। 21वीं सदी की दिल्ली में होते तो शायद ना लिखते या लिखने की हिम्मत ही नहीं होती, और मौका मिलते ही दिल्ली छोड़कर दक्कन यानी दक्षिण की ओर भी चले ही जाते। क्यों? क्योंकि बताने या सुनाने को कुछ रह नहीं गया है। आज सुबह जब घर से निकला तो फिर से वही एहसास हुआ, जैसे गाढ़े स्लेटी रंग का ढेर सारा सल्फर पाउडर दिल्ली के आसमान में छिड़क दिया गया हो, जो कोहरे में सनकर हमारे फेफड़ों में घुसा जा रहा है। आप मास्क लगा लीजिए या एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल करवा लीजिए, इस धीमी मौत से बचना नामुमकिन है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, और सिर्फ समस्या की नहीं, समाधान की भी बात करेंगे। एयर पोल्यूशन की ये समस्या कितनी गंभीर है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में किस तरह के बदलावों के जरिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जा सकता है, नौकरियों और आर्थिक गतिविधियों का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, तो विद्वानों से सारे ब्यौरे इसके समझेंगे। और फिर संसद चलेंगे, जहां प्रदूषण पर तो बहस नहीं हो पाई, लेकिन मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी बिल पर जमकर हंगामा हुआ। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की के मामले में हुए एक्शन और लाल किले बम धमाके के मामले में हुई एक अहम गिरफ्तारी की भी जानकारी आपको देंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। तो सीधे तथ्य और कथ्य पर आते हैं। AQI के आंकड़ों की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि बात अब 1 या 2 दिन की रीडिंग्स की रह ही नहीं गई है। तथ्य तो ये है कि हालात सुधारने की जिम्मेदारी हमारे जिन प्रतिनिधियों पर है, वो बहानेबाजी, लॉजिकल फेलिसी और ब्लेम गेम का खेला खेल रहे हैं। बीते 24 घंटे में इसके 3 बड़े उदाहरण देखने को मिले। दिल्ली सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले कचरा जला रहे हैं बढ़ाने के लिए प्रदूषण। CJI सूर्यकांत बोले कि AQI ठीक होने की दुआ करते हैं। देश की संसद में एक बार फिर से प्रदूषण पर बहस हो ही नहीं पाई। इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गीत पर बहस से हुई थी। मनरेगा, न्यूक्लियर पावर, FDI, बीमा जैसे मुद्दे भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठे। दावा यही कि ये सब लोगों की भलाई के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं कि जब लोगों को साफ हवा जैसी सबसे बुनियादी चीज़ नहीं मिलेगी, तो इन तमाम योजनाओं का मतलब क्या है, ये किसके लिए बनाई जा रही हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि समस्या 1 या 2 दिन की है। तमाम रिसर्चेस बताती हैं कि दिल्ली NCR में लगभग पूरे साल ही खराब हवा का साया बना रहता है। सर्दियों में ये खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक हो जाता है। विश्लेषणों के मुताबिक पिछले 10 साल में दिल्ली में साफ हवा के दिन बहुत कम रहे हैं। दिल्ली में औसतन 200 दिन ऐसे होते हैं जब हवा की गुणवत्ता हानिकारक या उससे भी खराब हालत में रहती है। और जैसा कि हमने कहा कि ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है। कल यानी 17 दिसंबर को जब लखनऊ में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच कैंसिल हुआ, तो आधिकारिक वजह कोहरे को बताया गया। हालांकि बातें ये भी हुई कि खराब AQI की वजह से मैच रद्द करना पड़ा। दिसंबर 2017 में भारत श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मैच की याद दिलाई गई, जब दिल्ली के मैदान पर बेहद खराब AQI की वजह से प्लेयर्स को उल्टियां हो गई थीं। यही सब याद दिलाते हुए खूब पॉलिटिक्स भी हुई। ये गंभीर विषय है। ये खाली एक मैच का कैंसिल होने से हम नहीं देख सकते। आज आप देखें तो पूरा उत्तर भारत इस प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सरकार को आज खाली चर्चा ही नहीं, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन तथ्य तो यही है कि वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है। अभी तक इससे अनछुए रह गए हिस्से भी धीरे धीरे इसकी जद में आ रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट और क्या जम्मू कश्मीर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। लेकिन हम अभी के लिए अपना फोकस सिर्फ दिल्ली पर ही रखते हैं, क्योंकि यहीं पर समस्या सबसे ज़्यादा विकराल है। यहीं के लिए सबसे ज़्यादा विश्लेषण और आंकड़े उपलब्ध भी हैं, इसलिए समस्या और समाधान पर बात करने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली में वायु प्रदूषण होता क्यों है। 5 प्रमुख कारण इसके गिनाए जाते हैं: ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, सड़क की धूल और निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क।
बीते बरसों में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली का जलना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारक रहा, लेकिन ये सिर्फ सीजनल है, जबकि हमने आपको बताया कि कैसे लगभग पूरे साल ही दिल्ली की हवा खराब रहती है। और इस बार तो पंजाब में आई भीषण बाढ़ की वजह से फसल का बहुत नुकसान हुआ, इसलिए पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी देखी गई। खुद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े भी कहते हैं कि इस बार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलने का कंट्रीब्यूशन लगभग नगण्य है। एक और वजह दिल्ली का भूगोल बताया जाता है। कैसे? दिल्ली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में बैठा है, जो उत्तर में हिमालय की दीवार और दक्षिण पश्चिम में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये दोनों पर्वत श्रेणियां हवा को ट्रैप कर देती हैं, यानी दिल्ली स्वाभाविक रूप से एक चैम्बर बन जाता है, और जब जहर हवाओं में मिलता है तो बन जाता है गैस चैम्बर। सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है तो प्रदूषण के कण और नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब इस जियोग्राफी को तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए फोकस उन 5 कारणों पर करते हैं जिनको बदला जा सकता है, जिनमें कुछ काम किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी जर्नल में 2023 में पब्लिश्ड रिसर्च के मुताबिक अभी तक ये सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से कौन सा कारक प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन एक रेंज जरूर सामने आ जाती है। मसलन PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स ट्रांसपोर्ट है, जिसकी हिस्सेदारी 18 से 40% के बीच है। इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3 से 28% के बीच है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है 3 से 9% तक पोल्यूशन फैलाता है। इसी तरह दिल्ली की 300 किलोमीटर की रेडियस में 12 ऐसे थर्मल प्लांट स्थित हैं जो कोयले से चलते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की 2024 की रिसर्च के मुताबिक जून 2022 से मई 2023 के बीच इनसे 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड निकली, जहरीली हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार। रिसर्च कहती है कि अगर डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स को इन प्लांट्स में इंस्टॉल कर दिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड में 93 किलोटन तक की कटौती हो सकती है। ये करना जाहिर है थोड़ा महंगा होगा, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और लॉन्ग टर्म आर्थिक फायदों के सामने ये कीमत कुछ भी नहीं। और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? मुख्य 3 बिंदुओं को बेस बना करके बात करते हैं अन्य समाधान की। इंक्लूसिवनेस, इंसेंटिव और पेनल्टी। सबसे पहले बात ट्रांसपोर्ट की करते हैं। दिल्ली मेट्रो की जब सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है तो कहा जाता है कि कैसे इसकी वजह से लाखों गाड़ियां ऑफ रोड हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 2021 तक लगभग 5.25 लाख गाड़ियां ऑफ रोड हुई और 7,77,000 टन पोल्यूशन कम हुआ। अनुमान है कि 2031 तक दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की वजह से सड़क से 10 लाख गाड़ियां कम हो जाएंगी, लेकिन ये संख्या नाकाफी है। जुलाई 2025 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने संसद में बताया था कि दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल हैं और ये संख्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में मौजूद वाहनों की संख्या के बराबर है। यानी इस सिचुएशन में अगर कुछ लाख गाड़ियां कम भी हो जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा असर उससे पड़ता नहीं है। सिटीजन मैटर्स नाम की एक वेबसाइट है, इसमें नवंबर 2024 में एक आर्टिकल छपा, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, डेलाइट्स स्टिल ऑप्ट फॉर पर्सनल व्हीकल्स, वाई। दिल्ली के लोगों से बात करके समझने की कोशिश हुई कि आखिर वो निजी वाहनों से चलना प्रेफर क्यों करते हैं। पता चला कि दिल्ली मेट्रो और DTC बसों की कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक ही पहुंचना एक भारी भरकम टास्क होता है। बसों की टाइमिंग रिलायबल नहीं है। भीड़ तो एक बड़ा कारण है ही, समय भी बहुत लगता है। महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना टेढ़ी खीर है ही। सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। और यहीं से आता है इंक्लूसिवनेस का पॉइंट, यानी नीति नियंता लोगों से बात करें और एक सस्ता और सुलभ ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करें। सबसे बड़ा उदाहरण लंदन का मेट्रो नेटवर्क है, जो वहाँ की बसों और ट्रैम सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। ट्यूब बोलते हैं उसको वहाँ। अब आते हैं इंडस्ट्रीज के पॉइंट पर। इंडिया टुडे वेबसाइट पर 15 दिसंबर को छपे एक लेख के मुताबिक कागजों पर दिल्ली के ज़्यादातर उद्योग PNG से चल रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। जब ज़्यादातर उद्योगों की बात होती है तो ये संख्या 1600 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज़ पर ही फिक्स हो जाती है, लेकिन दिल्ली में लगभग 52,000 उद्योग धंधे अवैध रूप से, अवैध तरीके से चल रहे हैं। शिव विहार से लेकर सीलमपुर तक और मुंडका से लेकर के बवाना तक डीजल जनरेटर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा है। इन अवैध फैक्ट्रियों पर एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन बात सिर्फ इन अवैध फैक्ट्रियों की भी नहीं है, बात पूरे सिस्टम की है। ताज़ा अनुमानों के मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2.5 दिल्ली मिलकर के एक UK बना देंगे। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या एक छोटी सी जगह में रह रही है, इतनी डेंसली रह रही है, और इसी से भारी समस्याएं भी लिंक हो रही हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और रहने के लिए घर तो चाहिए ही, चलने के लिए सड़क और गाड़ियाँ भी चाहिए। इसलिए दिल्ली में अनवरत कंस्ट्रक्शन भी होता ही रहता है। और यहीं से जिक्र होता है चीन के एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान 2013 का, जिस बीजिंग के लिए कभी कहा जाता था कि यहाँ इंसान रह ही नहीं सकता, जहाँ से मास्क लगाए हुए लोगों की तस्वीरें रोज़ आती थीं। आज वो अपनी AQI का प्रचार करता है। भारत में बैठे उनके राजदूत कहते हैं कि हमसे सीखिए, हमारी मदद लीजिए। तो क्या किया चीन ने? दरअसल
चीन ने इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया, नौकरियों को डिसेंट्रलाइज किया, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कटौती की। 2017 में चीन में लगभग 50 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं, 2024 में 1 करोड़ 10 लाख संख्या हो गई उनकी। तो क्या भारत में ऐसा किया जा सकता है? क्या ये संभव है? क्या इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दे करके उनको एनसीआर से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है? भारत के टियर 2 शहरों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं ताकि एक बैलेंस पैदा हो? सब कुछ दिल्ली में ही होना क्यों ज़रूरी है? क्या महानगरों में काम कर रहे कामगारों के लिए सस्ते और सुविधाजनक घर तैयार किए जा सकते हैं जो उनकी काम की जगह के पास ही हों? अगर हाँ तो कैसे और कितने समय में ये संभव है? एक्सपर्ट से सुनते हैं। जो विकसित देश हैं वो अपना सारा कचरा विकासशील देशों में भेजकर अपनी समस्या खत्म करते हैं। तो अगर हम भी ऐसे करने लगे कि बड़े शहर वाले छोटे शहर वालों में प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री शिफ्ट कर देंगे तो वहां पर वही दिक्कत होगी। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ये होगा कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो क्यों हम प्रदूषण पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज से प्राप्त करते हैं। क्यों ना हम दूसरे तरह का जीडीपी ग्रोथ के बारे में सोचें जिससे प्रदूषण ना पैदा हो। तो ये पूरी तस्वीर थी। खराब हवा से निपटने के लिए साइंटिफिक प्लान्स की ज़रूरत है जो चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएं। कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई जा सकती। गहरे घाव को बैंडेज लगा करके भी ठीक नहीं किया जा सकता। डेटा मैनिपुलेशन और ब्लेम गेम सिर्फ ये बताता है कि सरकारें इस समस्या को लेकर सीरियस नहीं है। AQI मॉनिटर के पास छिड़काव करने से किसी का भला नहीं होगा। इसलिए पहले पूरी ईमानदारी से समस्या स्वीकार करनी होगी, उसके बाद ही समाधान निकल पाएगा। वो अगला चरण है। Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. अब चलते हैं अन्य खबरों पर। संसद का दुर्लभ नज़ारा, बहस मुबाहिसों की जगह अराजकता ने ले ली। लोकसभा में मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी बिल पर चर्चा चल रही थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल के समर्थन में बोल रहे थे। इसी बीच विपक्ष के सांसद स्पीकर के वेल के पास पहुंचे और बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताने लगे। शिवराज के चेहरे की तरफ बिल फाड़ करके फेंक दिया। बीच बीच में बिल की कॉपी हवा में उड़ाई। माहौल इतना बिगड़ गया कि कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी और प्रदूषण पर जो चर्चा होनी थी वो नहीं हो सकी। लेकिन इसी हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। 17 दिसंबर को बिल पर शुरू हुई चर्चा रात 1:45 तक चली। 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। 18 दिसंबर को कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने रिक्वेस्ट की वीबी जी राम जी बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इससे इनकार कर दिया। बोले कि बिल पर ऑलरेडी 14 घंटे चर्चा हो चुकी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देना शुरू किया। जिनके नाम पर बने कानून को हटाकर नया बिल लाया जा रहा है उन महात्मा गांधी को याद किया और उनको केंद्र में रखकर कांग्रेस को जमकर कोसा। बोले कि नरेगा का नाम शुरू से महात्मा गांधी के नाम से नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव आए तब कांग्रेस को महात्मा गांधी याद आए और उनका नाम इसमें जोड़ा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। शिवराज ने इसके बाद दोनों सरकारों में मनरेगा के तहत हुए काम गिनाए। कांग्रेस के नाम बदलने के आरोपों पर पलटवार किया। एक एक करके नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर जो कुछ भी कहीं है सब गिना डाला। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे। इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। विपक्ष ने बिल का विरोध संसद परिसर में भी किया। सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि ये केवल मनरेगा का नाम बदलने का मामला नहीं है, ये काम के अधिकार को छीने जाने का प्रयास है। सांसदों ने और क्या कहा, सुनिए।
हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। अब बात राज्यसभा की करते हैं। लोकसभा में 17 दिसंबर को शांति बिल पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में भेजा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शांति बिल पेश किया। बिल पर चर्चा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुरू की। कांग्रेस के शासन में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हुए काम को उन्होंने गिनाया। शांति बिल से सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता होगा, ऐसी उन्होंने चिंता जताई। मेरा यह सीधा आरोप है कि यह बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में क्षमता है, हमने 220 मेगावाट की प्लांट लगाए हैं, 540 मेगावाट का प्लांट लगाया है, ककरापार में हमने 700 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 700 मेगावाट प्लांट को एक वर्कहॉर्स बनाइए और जो रिएक्टर हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों से मत लाइए, जो हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हैं। देश की सुरक्षा के मसले पर सवाल उठे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरण चौधरी ने जवाब दिया और फिर विपक्ष ने प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों को सुनते हैं। तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। कि 2010 में यूपीए ने, कांग्रेस ने सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट अपनाया था। इनका यही इरादा था कि ये एक्ट और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो 123 एग्रीमेंट कहते हैं, 2005 में साइन हुआ था। इसके माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आए, खासतौर से यूएस से। पर ये एक्ट में इतनी कमियां थी कि इसमें से एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट भी नहीं आया और हमारे देश को एक पैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आना था वो भी नहीं आया। अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी, किसी की एक झलक पाने की दीवानगी जब बेकाबू हो जाती है तो क्या होता है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में वही हो रहा है। एक्टर निधि अग्रवाल हैदराबाद में फिल्म द राजा साहब के एक इवेंट में पहुंची थी। इवेंट सकुशल संपन्न हुआ। निधि इवेंट से बाहर निकली, अपनी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ सेल्फी लेने और उन्हें नज़दीक से देखने की चाहत में लोग आपस में धक्का मुक्की करते हुए दिखे। वो भीड़ पर चिल्लाईं, किसी तरह बचते बचाते अपनी गाड़ी में बैठी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव उनकी स्थिति समझी जा सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, खुद से मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की इवेंट कराने वालों और जहां इवेंट हुआ उस लुलु मॉल के खिलाफ। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स ने इवेंट के लिए पहले परमिशन नहीं ली थी। पुलिस ने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा में हुई लापरवाही की जाँच भी की जा रही है। लाल किला बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को एक और सफलता मिली है। एजेंसी ने कश्मीर के शोपियां के रहने वाले यासिर डार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। केस में ये 9वीं गिरफ्तारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यासिर अन्य आरोपियों के लगातार संपर्क में था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए शपथ ले चुका था। उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से मामले की और परतें खुलेंगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।